20 जून 1991 का दिन था। भारत के कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलते हैं। नरसिम्हा राव के हाथ में एक चिट देते हैं, जिस चिट में यह लिखा होता है कि भारत सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। 7-8 प्राथमिकताएं थी, जिसमें सबसे प्रमुख प्राथमिकता थी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। भारत उस समय 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा था। तब एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने भारत को उस संकट से उबारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मौन तो था लेकिन उसने इतिहास लिख दिया। जिसने कभी कहा था कि आज वर्तमान भले उसको समझ ना पाए, लेकिन इतिहास उसके साथ न्याय करेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। नमस्कार। आइए शुरू करते हैं और सिलसिलेवार ढंग से जानने की कोशिश करते हैं कि मनमोहन सिंह ने भारत को किस संकट से बाहर निकाला, कहां लेकर गए, और नरेंद्र मोदी ने किस तरह से मनमोहन सिंह की बनाई गई बिल्डिंग पर करारा प्रहार किया। दोस्तों, नरेश सिन्हा जब ये चिट देते हैं नरसिम्हा राव के पास, तो नरसिम्हा राव ये सोच रहे थे कि उनको एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जिसको फाइनेंस की गहरी जानकारी हो। दोस्तों, यह दौर ऐसा था जब प्रणब मुखर्जी ने नरसिम्हा राव का सपोर्ट किया था और प्रणब मुखर्जी को स्पष्ट रूप से पता था कि उनको वित्त मंत्री बनाया जाएगा। इवन प्रणब मुखर्जी ने जयराम रमेश से कह दिया था कि तुम या तो मेरे साथ काम करोगे या नरसिम्हा राव के साथ। लेकिन दोस्तों, रातों रात ही पासा पलट गया। नरसिम्हा राव सरकार ने इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया और कहा, मुझे बताओ कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जिसको फाइनेंस की गहरी जानकारी हो, जो भारत को इस संकट से उबार सके। पीसी अलेक्जेंडर ने कहा, ऐसा एक नाम मेरे पास है, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 20 जून 1991 की शाम को पीसी अलेक्जेंडर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ फोन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नौकर ने फोन उठाया और उसने कहा कि साहब यूरोप की यात्रा पर गए हैं और आज देर रात लौटेंगे। 21 जून को सुबह 5:30 बजे पीसी अलेक्जेंडर ने फिर मनमोहन सिंह के पास फोन किया। नौकर ने कहा कि मनमोहन सिंह बहुत गहरी नींद में है। पीसी अलेक्जेंडर ने कहा कि बहुत जरूरी है, मनमोहन सिंह को उठाओ। नौकर ने कहा कि साहब अगर उठ गए तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। पीसी अलेक्जेंडर ने कहा कि साहब की नींद से ज्यादा भी फोन कॉल की जरूरत है। उसके बाद नौकर ने मनमोहन सिंह को फोन दिया। मनमोहन सिंह ने फोन पर बात की। पीसी अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मुझे बहुत जरूरी कुछ बात करनी है। पीसी अलेक्जेंडर जब मनमोहन सिंह के घर तुरंत पहुंचे, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह दोबारा सोने की ओर जा चुके थे। फिर मनमोहन सिंह को उठाया गया और पीसी अलेक्जेंडर ने कहा कि नरसिम्हा राव आपको वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि आपकी क्या राय है। पीसी अलेक्जेंडर ने कहा कि अगर मेरी राय ना होती तो मैं आपको इतनी सुबह परेशान क्यों करता। और उसके बाद मनमोहन सिंह बनते हैं भारत के वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह की शपथ के पहले नरसिम्हा राव उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि भारत एक ऐसा बदलाव करने जा रहा है, यदि यह बदलाव असफल हुआ तो आपको वित्त मंत्री के पद से जाना पड़ेगा, और यदि प्रयोग सफल हुआ तो हम सब इसका क्रेडिट लेंगे। मनमोहन सिंह ने हामी भरी और उस समय भारत में किया गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत में जो लाइसेंस राज था, विदेशी निवेश के द्वार खोल दिए गए। विदेशी निवेश की सीमा जो 40% थी उसको बढ़ाकर 51% कर दिया गया और भारत ने एक ऐसे आर्थिक संकट पर विजय हासिल की जिसके बारे में सोचना भी दूभर था। लोगों को लगने लगा था कि भारत के पास बस कुछ करोड़ डॉलर बचे हैं विदेशी मुद्रा के। इवन भारत को सोना तक गिरवी रखना पड़ा। लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की ये जो कारगुजारी थी, जिसके कारण भारत 1991 के आर्थिक संकट से निकल पाया। दोस्तों, जैसा कि नरसिम्हा राव ने कहा था कि यदि सफल हुआ तो इसका क्रेडिट हमको जाएगा, सबसे ज्यादा इसका क्रेडिट गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने कुछ आर्थिक फैसले लिए जो पीछे से देखने में लगते थे कि भारत की भलमनसाहत के लिए हैं, लेकिन वो फैसले पूरी तरह से गड़बड़ साबित हुए। वो फैसले देश को पीछे ले जाने वाले साबित हुए। चाहे बात नवंबर 2016 की नोटबंदी की हो, या बात कृषि कानूनों की हो, या 2000 का नोट अभी बंद करने की हो, नरेंद्र मोदी के फैसले आपको ऐसे लगते हैं जैसे बिना किसी प्लानिंग के लिए गए फैसले हों। एक हीरोइज्म की छवि, यानी एक हीरोगिरी करने की छवि के कारण नरेंद्र मोदी के फैसले बुरी तरह से असफल प्रतीत होते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी के बरक्स मनमोहन सिंह, जिनको कहा गया मौन मोहन सिंह, नरेंद्र मोदी ने जिनका हर बात में मजाक बनाया। नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का मजाक बनाते यहां तक कह दिया कि मनमोहन सिंह रेन कोट पहनकर नहाते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी कि आज वर्तमान भले उनको गलत समझ रहा है, लेकिन इतिहास उनके साथ जरूर न्याय करेगा। और आज भारत का कोई भी समझदार नागरिक इस बात की कमी महसूस कर सकता है कि भाजपा खेमे में, भाजपा सरकार में
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फाइनेंस का मंत्र भाजपा को दे सके, भारत को दे सके। इसके बाद 2008 की आर्थिक मंदी को मनमोहन सिंह ने बहुत बेहतर तरीके से टॉलरेट किया, भारत की गति को थमने नहीं दिया। माना जा रहा था कि 2008 की वैश्विक मंदी भारत को बुरी तरह प्रभावित करेगी, लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की आर्थिक विकास की दर रुकी नहीं, अनवरत जारी रही। मनमोहन सिंह की संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व बैंक ने, IMF ने, अमेरिका सहित कई देशों ने तारीफ की और कहा कि मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक मॉडल भारत को उभारने के लिए बहुत बेहतर दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ साथ 2005 में मनरेगा के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी चीज भारत को दी जिसका ऋणी आज तक भारत है। भारत का एक आम मजदूर, गरीब, युवा व्यक्ति मजदूरी के माध्यम से अपने पेट को भर सकता है, कम से कम उसके पास काम करने का अधिकार जरूर है। भाजपा सरकार ने भी इसको बंद नहीं किया, लेकिन मनरेगा की लगातार रकम घटाई जा रही है। पिछले साल मनरेगा की रकम थी 73,000 करोड़ और इस साल मोदी सरकार ने घटाकर उसको कर दिया है 60,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा मनमोहन सिंह सरकार के ही कार्यकाल में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से कोई सामान्य नागरिक भी किसी सरकारी दफ्तर से जानकारी हासिल कर सकता है। हालांकि मोदी सरकार ने 2019 में इसमें भी अमेंडमेंट कर दिया और सूचना का अधिकार जो कमिश्नर है उसको केंद्र सरकार की शर्तों के अधीन कर दिया। इसके पहले सूचना का अधिकार जो कमिश्नर था उसकी शर्तें निश्चित थी और केंद्र सरकार उनकी शर्तों में बदलाव नहीं कर सकती थी। यानी मोदी सरकार धीरे धीरे यहां पे लोकतंत्रात्मक संस्थाएं जो खड़ी की गई मनमोहन सरकार द्वारा उस पर भी गहरा प्रहार कर रही है। दोस्तों इसके बाद 2011 का अन्ना आंदोलन हुआ, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। बाद में यह साबित हो गया कि अन्ना आंदोलन को बैकअप दिया था RSS ने। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसमें 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात हुई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घोटाला ही फर्जी था, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। यानी RSS और सिविल सोसाइटी जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल, अन्ना जैसे लोग कर रहे थे, इन्होंने भाजपा सरकार को एक तरफ से बैकअप दिया और भाजपा सरकार ने झूठे एजेंडों पर कांग्रेस को बदनाम करके 2014 में सरकार बनाई, युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए। इवन आप याद करिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भाषण देते थे तो ऐसा लगता था कि भारत को आजादी अब मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने इतने सब्जबाग दिखाए कि युवा इसमें आकर्षित हो गए और इस आकर्षण में उन्होंने भारत में बीजेपी और NDA की सरकार ला दी। गुजरात मॉडल का खूब जोर प्रसार हुआ और ये बताया गया कि गुजरात मॉडल से ही देश में उन्नति हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन उस मॉडल की हकीकत यह है कि केरल जैसे प्रदेश से गुजरात कोसों पीछे है। इवन कई ऐसे राज्य हैं गुजरात से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गुजरात का मॉडल जिस तरह से मीडिया द्वारा, कैपिटलिस्ट ग्रुप द्वारा प्रेजेंट किया गया, ये माना जा रहा था कि गुजरात मॉडल ही भारत के अस्तित्व की जागीर लिख सकता है। यानी 2014 में नरेंद्र मोदी के आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि पूंजीपति वर्ग यानी कैपिटलिस्ट तबका ये जानता था कि यदि उसको भारत में अपनी सत्ता जमानी है, इसीलिए आप देख लीजिए कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट बार बार ये बात कहती है कि भारत में गरीब और गरीब होता जा रहा है जबकि अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसीलिए कैपिटलिस्ट वर्ग को यह लगा कि 2014 में यदि कांग्रेस सरकार होगी तो शायद कांग्रेस सरकार इतने बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से मजदूरों, किसानों को मसल नहीं सकती, उनको दबा नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने एक वर्चुअल चेहरा बनाया जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के वर्चुअल चेहरे को, नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को जोर शोर से प्रचारित किया गया, मीडिया में बैकअप दिया गया, मीडिया हाउस तक खरीद लिए गए, अंबानी और अडानी को खूब आगे बढ़ाया गया और नतीजा यह हुआ चारों तरफ मोदी का शोर, मोदी का शोर, मोदी का शोर। बीजेपी IT सेल ने लोगों को, युवाओं को, खासकर 18 से 30 साल के युवाओं को खूब सपने दिखाए, हिंदू मुस्लिम करके भारत में नफरत फैलाई और उस नफरत का नतीजा यह हुआ कि आज 18 से 30 साल का युवा डेवलपमेंट, नौकरी, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब मुद्दों पर बात ना करके केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पे बात करता है। यह बीजेपी सरकार का एजेंडा है और इस एजेंडे में बीजेपी सरकार नो डाउट सफल भी हुई। कुल मिला के आप कांग्रेस की कितनी भी आलोचना कर लें, मनमोहन सिंह की कितनी भी आलोचना कर लें, कम से कम डेमोक्रेटिक सेटअप में, सुनने के सेटअप में आप कांग्रेस को गाली दे सकते थे, आप कांग्रेस की आलोचना कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बात को खत्म कर दिया। आप सरकार की आलोचना करेंगे तो माना जाएगा आप देश की आलोचना कर रहे हैं, आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो माना जाएगा आप देश के खिलाफ हैं, आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आपको मुसलमान घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई आपको मुसलमान कहता है तो उसमें गलत भी क्या है? मुस्लिम क्या नागरिक नहीं है? मुस्लिम क्या डिग्निफाइड सिटीजन नहीं है? मुस्लिम कहना कुछ गलत नहीं है। यदि मुस्लिम नाम से किसी को चिढ़ाया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, तो कम से कम भारत जो डेमोक्रेसी का ढिढोरा पीटता है उसके लिए सही नहीं है। अंतिम में कंक्लूड यही करूंगा कि मनमोहन सरकार और कांग्रेस सरकार ने भारत की जो नींव रखी और 70 साल में जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने, गलतियां कांग्रेस में थी। आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, कांग्रेस ने भी बहुत गलतियां की, लेकिन बीजेपी तो गलतियों का पिटारा है।
बीजेपी तो गलतियों का इंतहा है, यानी बीजेपी में अच्छाई क्या है। लेकिन कांग्रेस में आपको बहुत सारी अच्छाइयां भी मिल सकती हैं, मिक्स चीजें मिल सकती हैं, बुराइयां भी मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने इस देश का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप आंकड़े उठाइए, आंकड़े को आप नकार सकते हैं, लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से आंकड़ों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आंकड़े सच हैं। और आंकड़ों के माध्यम से जब आप सरकारों का परीक्षण करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। उनके पास हाथ पांव होते हैं, उनके पास आंखें होती हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। नमस्कार।